सो हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे यहाँ से लेके आपका टिल एंड तक। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देखो पहले जाके। पार्ट 1 समझो पहले, फिर पार्ट 2 समझ में आएगा और इसी तरह से आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। सो आप ये जो नोट्स अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और ये नोट्स में एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर है और एक्स्ट्रा भी मैंने इसमें लिखा हुआ है। सो इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो थ्रू दीज नोट्स, दिस इज सफिशिएंट फॉर नीट रिवाइज दीज नोट्स ओनली। नाउ लेट्स स्टार्ट। फूड टाइप: mouth, stomach, pancreatic, succus, intricus. And you know what is this succus intricus? Intestinal juice का दूसरा नाम है succus intricus. Succus intricus is the second name of intestinal juice. Food type: carbohydrates, protein, nucleic acids, fat. These all are the food types that we eat. So carbohydrates कहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? मतलब कि यहाँ पे ना वो बताया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट को कौन कौन से इंजाइम्स जो है वो डाइजेस्ट करते हैं, कौन उन पे वर्क करते हैं। सो आपका माउथ में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स पे कौन वर्क करता है? सिलेवरी अमाइलेज। 10th पे भी पढ़ा हुआ है, जस्ट रिवाइज कर लो ये कि कार्बोहाइड्रेट्स का आपको माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, हम सबको पता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स को आपके माउथ में कौन सा एंजाइम एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स पे? डेट इज सिलेवरी अमाइलेज। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन नहीं होती है क्योंकि स्टमक में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो इस पे वर्क करे। नेक्स्ट, पैनक्रिएटिक जूस में एक ऐसा एंजाइम है। पैनक्रिएटिक जूस में कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करता है? डेट इज पैनक्रिएटिक अमाइलेज। एंड नेक्स्ट इज सक्कस इंट्रिकस। इंटेस्टाइनल जूस में ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट्स पे वर्क करता है? डेट इज माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज। एज आ रहा है जिसमें वो सब कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन करेंगे। और ये याद रखना कि कौन सा पार्ट कौन सा इंजाइम रिलीज करता है। जैसे पैनक्रिएटिक जूस में क्या है? पैनक्रिएटिक अमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट्स पे वर्क करेंगे। स्टमक के पास है कोई ऐसा इंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करेगा? नहीं है। कीप दिस थिंग इन माइंड। इसीलिए ये टेबल के ऐसे बनाया हुआ कंपैरिजन के बेसिस पे या टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ एक जगह पे, ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। और आपको हो भी जाएगा अगर आप ये टेबल एक बार लर्न करोगे, माइंड में रहेगा फिर। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो प्रोटीन आपकी माउथ में उसकी डाइजेशन नहीं होती है। माउथ में आपकी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है, वो भी सिलेवरी अमाइलेज करता है। प्रोटीन की नहीं होती है माउथ में। स्टमक में आपका पेप्सिन प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करता है। पैनक्रिएटिक जूस में ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करता है। सक्कस इंट्रिकस में आपका डाइपेप्टाइडेज होता है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करता है। न्यूक्लिक एसिड आपका ना ही माउथ में होता है, ना ही उस स्टमक में कोई ऐसा एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करे। सो न्यूक्लिक एसिड पे आपका एक्ट करता है पैनक्रिएटिक जूस में एक एंजाइम है, डेट इज न्यूक्लिएसिस। एंड सक्कस इंट्रिकस में आपके एंजाइम्स है न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज, जो कि आपकी न्यूक्लिक एसिड की क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं, इस पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट, फैट की बात करें तो माउथ में इसका कोई एंजाइम नहीं है। स्टमक में इसका एंजाइम है गैस्ट्रिक लाइपेज। नेक्स्ट, पैनक्रियाज में इसका एंजाइम है पैनक्रिएटिक लाइपेज। और लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपका इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है, जो कि वर्क करता है फैट पे। सो आप इस टेबल की मदद से पढ़ोगे तो ज़रूर लर्न हो जाएगा आपको। नेक्स्ट हम बात करें ट्रिप्सिनोजन की। तो ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड टू ट्रिप्सिन बाय इंटीरोकाइनेज। इंटीरोकाइनेज है ना, वो आपका प्रोड्यूस कौन करता है? इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करता है। सो आपको जो ट्रिप्सिनोजन है ना, यहाँ पे ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। वो किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है? इंटीरोकाइनेज एक एंजाइम है, उसकी प्रेजेंस में आपका ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है और इसको बनाता कौन है? इंटेस्टाइन। कीप दिस थिंग इन माइंड। नेक्स्ट इज बाइल कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स, बाइली सोल्ट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ये भी याद रखना कि बाइल में क्या क्या होता है। बाइल के पिगमेंट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होता है। बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? बाइल पिगमेंट्स आपके होते हैं ये, डेट इज बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये याद रखना कि बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, डेट इज बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। नेक्स्ट हम बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। अब ऐसा बोलते हैं ना कि फ़ैट आपका जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता या फैट की डाइजेशन नहीं होती, तो वो क्या होता है हम यहाँ पे पढ़ते हैं। आपका जो फैट है ना, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उस फैट की सिंपल फॉर्म हम सबको पता है फैटी एसिड होती है और ग्लिसरॉल। सो फैट जो है वो सिंपलर फॉर्म में तो हो गया, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती बॉडी। वो कैसे, मतलब कि बाकी जब ऐसे बन जाते हैं ना, सिंपलर फॉर्म में चले जाते हैं, तब बॉडी उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है बाय ब्लड।
लेकिन आपके जो फैट है ना, उनको बॉडी आपकी डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं करती है उनके सिंपलर फॉर्म में। क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है उनकी क्या होती है, इमल्सिफिकेशन करता है। कौन, बाइल के जो सॉल्ट्स हैं, बाइल में जो सॉल्ट्स प्रेजेंट है वो इमल्सिफिकेशन करते हैं आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की। फिर वो उनकी मतलब वो इमल्सिफिकेशन के बाद क्या बन जाते हैं, मिसल्स बन जाते हैं। मिसल्स की आपकी क्या होती है, प्रोटीन कोटिंग। मिसल्स की प्रोटीन कोटिंग होने के बाद वो क्या बन जाते हैं, काइलोमाइक्रोन्स। मिसल्स को क्या बोलते हैं आगे, काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं कहाँ पे, लिम्फ वेसल्स के पास। लिम्फ वेसल्स से वो जाते हैं ब्लड में, और ब्लड से आपके फिर जाते हैं वो टिश्यू में। ऐसे क्या होता है, दूसरों के केस में वो डायरेक्टली ब्लड में चल जाते हैं, लेकिन फैट्स के केस में ऐसा नहीं होता है। पहले इमल्सिफिकेशन होगी उनकी बाइल सॉल्ट से, फिर मिसल बनेंगे, मिसल की प्रोटीन कोटिंग होगी, उनको बोलेंगे काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स फिर ट्रांसपोर्ट हो गया आपके लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ वेसल्स से वो जाएगा ब्लड में, ब्लड से टिश्यू। सो अब हम बात करने वाले हैं डाइजेशन ऑफ फूड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप ध्यान से सुने। माउथ में आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की 30% डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। पॉलीसेकेराइड जो है वो सेलेवरी अमाइलेज की मदद से डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। पॉलीसेकेराइड जो है वो सेलेवरी अमाइलेज की वजह से, सेलेवरी अमाइलेज उन पे वर्क करता है, वो डाइसेकेराइड में उनको कन्वर्ट करता है। फिर आपका वो चीज़ कहाँ जाती है, स्टमक में। स्टमक में उस पर कोई भी काम नहीं होता। फिर वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक में तो उस पर कोई काम हुआ ही नहीं, क्योंकि स्टमक में कोई एंजाइम होता ही नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाला। तो जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो वो डाइसेकेराइड की फॉर्म में गया, प्लस 70% जो पॉलीसेकेराइड थे। मतलब कि क्या होता है, 30% तो आपके हो गए डाइसेकेराइड में कन्वर्ट, पर आपके जो 70% थे वो तो पॉलीसेकेराइड ही है ना अभी भी। सो क्या हुआ, इंटेस्टाइन में आपको मैंने बताया कौन कौन से इंजाइम्स होते हैं। पहला पैनक्रियाटिक अमाइलेज से क्या बना, वो डाइसेकेराइड्स बने जो 70% बच गए थे। फिर जो ये सारे डाइसेकेराइड्स हैं वो माल्टेज, लैक्टोज, सुक्रेज, इन पे वर्क करके इनको क्या बनाते हैं, मोनोसेकेराइड्स, या जिसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। हो गया क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स की तो माउथ में नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई एंजाइम नहीं होता। स्टमक में प्रोटीन्स की कौन डाइजेशन करता है, पैप्सिन। उनको किस में कन्वर्ट करता है, पेप्टोन्स में, प्लस प्रोटीएजिस में। फिर जो आपका पेप्टोन्स और प्रोटीएजिस है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। फिर ये ट्रिप्सिन इन पे एक्ट करता है, काइमोट्रिप्सिन एक्ट करता है, और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डाइपेप्टाइड्स में। पेप्टोन्स, प्रोटीएजिस इसमें कन्वर्ट हो गए। फिर डाइपेप्टाइड्स आपका जो इंटेस्टाइन में, उसमें कौन सा एंजाइम है, डाइपेप्टाइडेज, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, अमाइनो एसिड्स में। नेक्स्ट हम बात करें न्यूक्लिक एसिड्स की। तो ना माउथ में होता कोई एंजाइम, तो ना स्टमक में होता है। इनकी डाइजेशन स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूक्लिक एसिड में पैनक्रियाज से आता है आपका न्यूक्लियस, वो एक्ट करता है, इनको बनाता है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के बाद न्यूक्लियोटाइडेज इन पे एक्ट करता है, वो इनको बनाता है न्यूक्लियोसाइड्स, और न्यूक्लियोसाइड्स पे न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट करता है, वो इनको बनाता है शुगर प्लस बेस में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करें फैट्स की। तो ना माउथ में होती है, ना स्टमक में जो होती है, स्टमक में होती है, स्टमक में बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल, गैस्ट्रिक लाइपेज की मदद से। फिर वो फैट के फॉर्म में ही वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक लाइपेज प्रेजेंट होते हैं, वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं डाइग्लिसराइड्स में प्लस मोनोग्लिसराइड्स में। फिर वो आगे लाइपेजेस होते हैं आपके इंटेस्टाइन में, सो लाइपेजेस इसको कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। एंड दीज आर इनसॉल्युबल, दीज टू आर इनसॉल्युबल। इसकी वजह से ही क्या होता है, इनकी इमल्सिफिकेशन होती है, जो हमने यहाँ पे कवर कर ली है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। तो ये याद रखना कि ADE आर फैट सॉल्युबल विटामिन। गॉबलेट सेल्स इन इंटेस्टाइन सीक्रेट म्यूकस, वी ऑलरेडी नो दिस। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। सो अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, अब क्या हो गया, डाइजेशन भी होगी। सो डाइजेशन के बाद जो चीज़ें बनी हैं वो हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब भी तो करनी है। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, सिंपल डिफ्यूजन से भी हो सकती है, फैसिलिटेटेड से भी और एक्टिव से भी। सिंपल डिफ्यूजन के केस में एनर्जी नहीं लगती है, इसमें भी एनर्जी नहीं लगती है, इसमें एनर्जी लगती है एक्टिव में। अब सिंपल डिफ्यूजन की मदद से कौन कौन एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज, एक अमाइनो एसिड और एक क्लोराइड आयंस आपके अब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी यूज़ नहीं होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फ्रक्टोज, ये सब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से क्या होते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं। और जो आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो क्या यूज़ करता है, कैरियर प्रोटीन। इसको नाम ही फैसिलिटेटेड इसलिए नाम दिया है इसको, क्योंकि ये क्या यूज़ करता है, कैरियर प्रोटीन्स यूज़ करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो एक्टिव से आपका कौन कौन ट्रांसफर होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड
कीप दिस थिंग इन माइंड कि Na पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव आइंस का आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं उसको, और क्लोराइड आइंस का सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें एब्जॉर्प्शन, तो अब किस में कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब हो सकती हैं, माउथ में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज। तो माउथ में आपकी एब्जॉर्प्शन होती है, ड्रग्स वगैरह जो लेते हैं उनकी जो ड्रग्स है ना वो माउथ में ही एब्जॉर्प्शन हो जाती है उनकी। स्टमक की बात करें तो स्टमक में एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, सिंपल शुगर की, अल्कोहल की। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपकी फूड की स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया ऊपर पहले। लार्ज इंटेस्टाइन में आपकी एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, ड्रग्स की और मिनरल्स की। वाटर की एब्जॉर्प्शन क्या होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। एसिमिलेशन क्या होता है, अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस रीच टू टिश्यू, नाउ टिश्यू सेल विल यूटिलाइज दिस। एसिमिलेशन का मतलब है कि जो सब्सटेंसेस बने थे वो एब्जॉर्ब भी कहाँ हो गए, मतलब कि टिश्यू में पहुंच गए वो, अब वो क्या करेंगे, टिश्यू उनका यूज़ करेंगे। तो टिश्यू जब उनका यूज़ करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। डिफेसिएशन क्या बोलते हैं, डिफेकेशन क्या होता है, इजेशन ऑफ फेसेस टू द आउटसाइड थ्रू एनल ओपनिंग। अब जो वेस्ट मटेरियल बचेगा जब वो बाहर आएगा उसको क्या बोलेंगे, डिफेकेशन। अब हम बात करें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या बीमारियां होती हैं हमें किसी की डेफिशिएंसी से। तो सबसे पहले हम बात करें तो प्रोटीन एनर्जी की माल न्यूट्रिशन से हमें क्या क्या हो सकता है, क्वाशियोर हो सकता है और मराजमस हो सकता है। जो आपका क्वाशियोर है ना वो प्रोटीन, जब प्रोटीन डिक्रीज होता है बॉडी में और कैलोरी नॉर्मल रहती है, क्या होता है आपके क्वाशियोर में प्रोटीन की आपकी डेफिशिएंसी आ जाती है लेकिन कैलोरी की डेफिशिएंसी नहीं आती है, वो नॉर्मल रहती है। और मराजमस के केस में क्या होता है, दोनों की डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन की भी और कैलोरी की भी, इसमें कंफ्यूजन होती है। इसको आप ऐसे याद रखो कि मराजमस से आपका माइंड में क्या आ रहा है, एकदम मरा हुआ आदमी, इसका नाम ही क्या है मराजमस, मतलब कि उसमें दोनों चीज़ की कमी है, प्रोटीन की भी और कैलोरी की भी। और क्वाशियोर उसका ही उल्टा, क्वाशियोर को कर दो कि उसमें कैलोरी की कमी नहीं होगी। अब इन ग्रेटर देन 1 ईयर ऑफ एज, अब जो आपका क्वाशियोर है ना वो आपका 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को होता है। 1 साल से ज़्यादा की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको क्वाशियोर होता है। स्टिल फैट इज लेफ्ट स्वेलिंग। अब इसमें क्या होता है, कैलोरी आपकी नॉर्मल रहती है, इसलिए क्या होता है फैट जो दिखता है वो आपकी बॉडी पे, फैट दिखता है बॉडी पे, स्वेलिंग दिखती है। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग नहीं होती है क्योंकि इसमें दोनों की कमी है, कैलोरी भी जीरो है, प्रोटीन भी जीरो है, ऐसे सुकड़ी हड्डी की तरह आपका बॉडी हो जाती है। और ये लेस देन 1 ईयर ऑफ एज जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें देखा जाता है मराजमस आपका। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम बात करें डिसऑर्डर्स की, तो जॉन्डिस आपका क्या होता है, जॉन्डिस आपको कब होता है, जब आपके लीवर में डिफेक्ट होता है। अब आपका जॉन्डिस किसकी वजह से होता है, बिलीरुबिन जो हमने पढ़ा ना, बाइल पिगमेंट्स पढ़ा, जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पढ़ा, उसमें जो बिलीरुबिन है ना उसकी डिपोजिशन हो जाती है आपकी लीवर में, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन आइज टर्न्स येलो, सबको पता है येलो, इसका हिंदी में नेम होता है पीलिया। सो इसका मतलब है कि स्किन आइज टर्न येलो, सब येलोइश हो जाता है। नेक्स्ट बात करें वॉमिटिंग की, सो इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, एवरीबडी नो दिस। नेक्स्ट इज वॉमिट सेंटर, सबको ये नहीं पता होता, सबको ये तो पता होता है लेकिन ये माइंड में रखना कि जो आपका वॉमिट का सेंटर होता है वो कहाँ होता है, मेडुला रीजन में होता है ब्रेन के। वॉमिट का सेंटर आपका मेडुला रीजन में होता है ब्रेन के। नेक्स्ट हम बात करें स्टूल्स आर वाइटिश ग्रे कलर ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ लीवर। आपके जो स्टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाइटिश ग्रे कलर के होते हैं ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ लीवर। ये PYQ क्वेश्चन है, ये भी PYQ है, ये दोनों के आपके PYQs है, यहाँ पे आपके ये PYQs है। स्टूल्स आर वाइटिश ग्रे कलर के स्टूल्स किस वजह से होते हैं, माल फंक्शनिंग होती है, मतलब लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा होता है। क्या होता है, सिक्रीशन बिलीरुबिन की, बिलीवर्डन की प्रॉपर नहीं होती है, जिसकी वजह से वाइटिश ग्रे हो जाते हैं वो। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ एन अडल्ट इज 2500 किलो कैलोरी। हर एक अडल्ट को कितनी कैलोरी चाहिए एक दिन की, डेली की 2500 किलो कैलोरी उसको डेली रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी कैलोरी होती है, 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन्स में 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम, सेम है। फैट्स में 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। कीप दिस थिंग इन माइंड ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। So we have covered here our first chapter of human physiology, that is digestion and absorption. I hope so आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।
So let me make a smiley face. Firstly, ये we have completed our first chapter of human physiology playlist and second chapter भी मैं जल्दी लेके आऊँगी. और अगर आपको पसंद आया वीडियो सो प्लीज़ लाइक कर दिए, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए. और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें. वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, टीचिंग स्टाइल में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ वीडियो कैसी लगी आपको. और कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.